जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में हम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मैं पहले से ही 3 टॉपिक करा चुका हूं। दोस्तों, ये आज का चौथा टॉपिक है, जिसमें है जापान के रक्षा बजट में वृद्धि। जापान के रक्षा बजट में वृद्धि, तो ये चर्चा में क्यों आया? तो हाल ही में जापान की केंद्रीय कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2023 में रक्षा व्यय के लिए 6.82 ट्रिलियन येन यानी कि 51.4 बिलियन को मंजूरी दी है। $4 बिलियन को मंजूरी दी है। प्रमुख बिंदु देखते हैं तो जापान सरकार द्वारा रक्षा व्यय को बढ़ाने की घोषणा ऐसे समय में की गई जब दक्षिण एशिया के 7 शेष विश्व भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे गंभीर और जटिल सुरक्षा वातावरण का सामना कर रहा है। इस वृद्धि के बाद जापान का रक्षा बजट चालू वित्त वर्ष से 26.3% यानी कि 1.42 ट्रिलियन येन तक बढ़ जाएगा। यह बढ़ा हुआ रक्षा बजट जापान के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का लगभग 1.19% होगा। इस मसौदा बजट में जापान की रक्षा क्षमताओं को अत्यधिक मजबूत करने के लिए प्राथमिकता वाले 7 क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है। स्टैंड ऑफ डिफेंस कैपेबिलिटी जैसे लंबी दूरी की मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन। अगला पॉइंट है प्रतिकूल मिसाइल हमलों से बचाव के लिए एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा क्षमता। मानव रहित संपत्ति रक्षा क्षमता जैसे कि ड्रोन का उपयोग। अंतरिक्ष, साइबर स्पेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन में फ्रांस डोमेन परिचालन क्षमता। कमान और नियंत्रण एवं आसूचना से संबंधित कार्य, युद्धाभ्यास और तैनाती क्षमता। जापान सेल्फ डिफेंस कोर्सेस यानी कि JSDF की स्थिरता और लचीलापन बढ़ाना। जापान सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में देश की सेना पर $318 बिलियन खर्च करने का अनुमान है। जापान की रक्षा नीति। जापान की रक्षा नीति क्या है? तो जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि जापान के लोग राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के साधन के रूप में बल के खतरे या उपयोगी को हमेशा के लिए त्याग देते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि देश कभी भी युद्ध क्षमता वाली भूमि, समुद्र और वायु सेना को नहीं स्थापित करेगा। यह संविधान उस समय स्थापित किया गया था जब जापान पर अमेरिकी सेना का कब्जा था, लेकिन दशकों तक जापान के विभिन्न राजनीतिक वर्गों ने शांतिवाद का समर्थन किया। अगला पॉइंट है इसमें एक नियमित सेना के बजाय जापान में जापान आत्मरक्षा बल नामक सेना को स्थापित किया गया और इसके अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें और परमाणु हथियारों जैसे आक्रामक हथियारों पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया गया। परंतु वर्ष 2014 में जापान की सरकार ने अनुच्छेद 9 की पुनर्व्याख्या की और सैन्य बलों को अधिक अधिकार दिए, जिसके तहत वे अपने सहयोगियों पर हमले की स्थिति में उनकी रक्षा के लिए जा सकते हैं। अन्य प्रयास लड़ाकू विमान। दिसंबर 2022 में इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम ने उन्नत लड़ाकू जेट निर्माण की एक साझा परियोजना की घोषणा की है। इस विमान के वर्ष 2035 तक सेना में शामिल होने का अनुमान है। गौरतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जापान द्वारा लड़ाकू विमान निर्माण के लिए अमेरिका के अलावा अन्य देश के साथ साझेदारी नहीं की गई। ये चाइना है, ये साउथ कोरिया, ये जापान और ये ताइवान है। ये मानचित्र दे रखा है। ये पैसिफिक ओशन है और ये फिलीपींस है। मानचित्र में दे रखे हैं। अगली है जापान की रक्षा नीति में बदलाव का कारण। तो हाल ही के वर्षों में चीन की बढ़ती आक्रामकता एवं उत्तर कोरिया द्वारा जापान के समुद्री क्षेत्र के निकट अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के बाद से ही जापान में रक्षा तंत्र को मजबूत करने की मांग तेज हुई। ताइवान के साथ हालिया तनाव बढ़ने के बाद चीन द्वारा इस क्षेत्र में सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, जो कि जापान के दक्षिणी द्वीप के लगभग 160 किमी दूरी पर ही है। चीन और उत्तर कोरिया के अतिरिक्त रूस यूक्रेन तनाव ने भी जापान की सैन्य नीति में बदलाव को प्रभावित किया है। गौरतलब है कि रूस एवं जापान के बीच कुरिल द्वीपों, जो ओखोटक सागर को प्रशांत महासागर से अलग करते हैं, के
मित्र से जुड़े विवाद को लेकर वर्ष 1904-5 में युद्ध लड़ा गया। यूक्रेन का हालिया संकट जापान के दृष्टिकोण में बदलाव का सबसे बड़ा कारक रहा है, क्योंकि पश्चिमी देशों का सैन्य आश्वासन रूस यूक्रेन संकट को नहीं रोक सका। ऐसे में जापान के नीति निर्माताओं के समक्ष यह प्रश्न है कि क्या अमेरिका में सुरक्षा गारंटी एवं संवेदनशील एवं तीन परमाणु शक्तियों चीन, उत्तर कोरिया और रूस से घिरे क्षेत्र में उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त है या नहीं। भारत पर प्रभाव। रणनीतिक मोर्चे भारत और जापान के बीच व्यापक सहयोग देखने को मिलता है। हालांकि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग उच्च स्तरीय सैन्य अभ्यासों तक सीमित है। भारत और जापान दोनों ही एक स्वतंत्र एवं नियमित आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करते हैं। भारत और जापान मालाबार नौसैनिक अभ्यास के साथ भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए की सदस्यता वाले क्वाड समूह के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देते हैं। जापान द्वारा अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना भारत के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता स्थापित करने के प्रयासों में पूरक की भूमिका निभा सकता है। इसमें चुनौतियाँ क्या हैं? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की गैर आक्रामक रक्षात्मक सैन्य नीति ने विश्व के अन्य देशों के लिए एक मानक स्थापित किया है, परंतु जापान की सैन्य नीति में यह बदलाव वैश्विक शांति एवं स्थिरता के प्रयासों को जटिल बना सकता है। हाल के वर्षों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी नौसेना की बढ़ती सक्रियता एवं अन्य राजनीतिक व सामरिक बदलाव के बीच इस क्षेत्र के देशों में अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने की होड़ देखी गई है। इससे पूर्व वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए के बीच ऑकस नामक एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत अमेरिका और ब्रिटेन प्रशांत क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को तैनात करने में ऑस्ट्रेलिया की मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त जनवरी 2022 में भारत द्वारा फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत जापान संबंध। भारत और जापान के संबंध कैसे हैं? तो भारत और जापान के बीच सभ्यता, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को लंबा इतिहास रहा है। इसका एक उदाहरण 752 ईस्वी में भारतीय बौद्ध भिक्षु यानी कि बौद्धि सेना की जापान यात्रा के रूप में देखा जा सकता है। भारत और जापान के बीच 28 अप्रैल 1952 को औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना की गई। जापान ने वर्ष 1958 में भारत को अपनी मुद्रा येन में ऋण प्रदान करना शुरू किया और वर्ष 1991 में भारत को भुगतान संतुलन संकट से उबरने में जापान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके आगे और पॉइंट दे रखे हैं, वे भी देख लेते हैं। दोनों देशों के संबंध को वर्ष 2000 में वैश्विक साझेदारी और वर्ष 2006 में रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी तथा 2014 में विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी में बदल दिया गया। वर्ष 2017 में दोनों देशों के बीच एक्ट ईस्ट फोरम की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में साझा विकास परियोजना का बढ़ावा देना। नवंबर 2019 में दोनों देशों के बीच पहली 2+2 मंत्री स्तरीय विदेश एवं रक्षा मंत्री बैठक का आयोजन किया गया। अप्रैल 2021 में दोनों देशों ने सप्लाई चेन रेजिलेंसिंग इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। इस पहल का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन को बढ़ाने और आपूर्ति के भरोसेमंद स्रोतों को विकसित करने के लिए साथ निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास करना है। भारत और जापान दोनों ही G20 और G4 के सदस्य हैं। भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच जिमैक्स, वायुसेना के बीच सिनायू मैत्री एवं थल सेना के बीच धर्मगोर्जन अभ्यास के अलावा दोनों देश संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मालाबार अभ्यास, नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेते हैं। तो इसके अभ्यास कौन कौन से हैं? एक है जीमैक्स, एक है सिनायू मैत्री और एक है धर्मगोर्जन और एक है मालाबार। ये अभ्यास होती हैं भारत और जापान के बीच। इसका संभावित प्रश्न है
तो हाल के वर्षों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में अधिकांश देशों में अपनी सैन्य क्षमता को तीव्र गति से बढ़ाने की प्रवृत्ति देखने को मिली है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की सैन्य प्रतिस्पर्धा के भारत पर प्रभाव व इससे जुड़ी चुनौतियों की समीक्षा कीजिए। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।